बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जी वर्ड प्रोग्राम में हम बैनुल-अक़वामी अमूर, सलामती, दफ़ा से मुतल्लिक़ जो इशूज़ हैं उस पर ख़ास तौर पे फ़ोकस करते हैं। और जब हम डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है। ISPR के मुताबिक भगोड़े आदिल राजा और हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी का गैर हाज़िरी में ट्रायल किया गया। और जो ट्रायल किया गया वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए किया गया और इन्हें सज़ा दी गई। ISPR के मुताबिक इस सज़ा में आदिल राजा को 14 बरस जबकि हैदर मेहदी को 12 बरस की सज़ा सुनाई गई। और इस सज़ा के नतीजे में दोनों के अब मिलिट्री टाइटल्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। यानी अब आदिल राजा रिटायर्ड मेजर कहलवाने के काबिल नहीं होंगे और हैदर मेहदी रिटायर्ड कैप्टन कहलवाने के काबिल भी नहीं होंगे। उसके साथ साथ दोनों की तमाम तर जो एज एन साबिक फ़ौजी अफसर मराद, पेंशन्स, तमाम चीज़ें ज़ब्त कर ली गई हैं। और ये इसलिए किया गया कि इनको फ़ौजी एहलकारों को बगावत पे उकसाने, जासूसी, कौमी सलामती के लिए ख़तरे से मुतल्लिक़ इन पर संगीन इल्ज़ामात थे जिन्हें अदालत में साबित किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बाज़ दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया। बहुत अहम पेशरफ्त है जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर में इनमें इन दो हज़रात का बहुत अहम किरदार था। बहुत मज़मूम किस्म की मुहिम इन्होंने चलाई हुई थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनाम तराजी थी। आज इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी और कौमी सलामती अमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन के साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, इलाकाई सिक्योरिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, इंतहाई अहम तरीन ये ख़बर आई है सामने कि आदिल राजा और हैदर मेहदी को अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुना दी गई है। चूँकि आप इंटरनेशनल लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के भी एक्सपर्ट्स हैं, सज़ा इन दोनों को इनकी गैर हाज़िरी में सुनाई गई है। अब आगे क्या है, किस तरीके से इन्हें पाकिस्तान लाया जा सकता है और क्या कुछ एफर्ट्स अब शुरू कर दी गई हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरह आपने खुद अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो इंतहाई कौमी सलामती के हवाले से संगीन थे। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो 21वीं सदी में जंग की नौइयत बदल चुकी है, जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डोमेन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और पिछले कई साल से ये दोनों अशख़ास जो हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफादात को रोज़ाना की बेसिस पे मुख्तलिफ फेक प्रोपेगेंडा और इश्ताल अमेज़ जो बयानिया है वो मुरतब करके एक तरह से नज़रियाती और इंफॉर्मेशन की डोमेन में रोज़ाना हमलावर होते थे। और 4 जो इनके इंतहाई अहम इनके हवाले से जो मामलात हैं कौमी सलामती के, वो मैं क्विकली अगर आप अलाउ करें तो जी, शेयर कर लूँ। पहली ज़रूर। बात ये है कि देखें, रियासत और रियासती इदारों ख़ुसूसन फ़ौज और अवाम के दरमियान एक गलतफ़हमी पैदा करना, एक एतमाद के फुक़दान को बढ़ाने की कोशिश करना। दूसरा, फ़ौज के अंदर जो है मुख्तलिफ अफ़सरों को बददिल करना और बगावत पर उभारना, जिसको आप म्यूटनी की कोशिश कहते हैं। तीसरा पहलू ये है कि आपकी जो फ़ौजी क़यादत और आला तरीन अफ़सरान हैं उनको बदनाम करना, उनके हवाले से ऐसे बयानिया मुरतब करना कि फ़ौज और अवाम का उनके ऊपर एतमाद जो है कमज़ोर हो जाए। और चौथा पहलू जो था बड़ा तकलीफ़देह इसलिए था कि इनके ऊपर कई एफआईआर थे आदिल राजा साहब के खिलाफ कि वो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे मामलात में मुलविस थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे और उसके लिए अपने फेक प्रोपेगेंडा, पॉपुलैरिटी का सहारा लेते थे उस कानूनी अमल पे भी असरअंदाज होने के लिए। और जो आखिरी पहलू है वो ख़ास तौर पे इसलिए तकलीफ़देह है कि ये दोनों हज़रात बदकिस्मती से
ऐसे खानदानों से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने कई नस्लों से फौज में खिदमत सर अंजाम दी थी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस और दुख का मकाम है उन खानदानों के लिए भी कि ये उनके लिए भी उनकी कुर्बानियों और उनकी रेपुटेशन और इमेज के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट और नदामत का बायस थे। तो इनको मैं समझता हूँ जो ये सजा दी गई है कौमी सलामती के हवाले से इसलिए बहुत अहम है कि फौज के मोराल के ऊपर, फौज के डिसिप्लिन के ऊपर एक बहुत क्लियर मैसेज जाए और रिटायर्ड अफसरान को भी एक बहुत क्लियर मैसेज जाए कि अगरचे आप रिटायर हो चुके हैं और आप पाकिस्तान के एक आज़ाद शहरी हैं, लेकिन आप जिन हसास मामलात और इस जिम्मेदार इदारे में आपने खिदमत सर अंजाम दी है उसके पेश नज़र आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जी, ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ, ये कोई नई बात नहीं थी और आदिल राजा इससे कबल भी उनकी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। किस तरीके से भारत की बाज़ शख्सियात के साथ वो इंतहाई करीबी तावन में थे, करीबी राब्ते में थे। कई पाकिस्तान दुश्मन भारतीय सहाफ़ियों के साथ उनके रवाबित सामने आए, लेकिन आखिर ये बात साबित हो गई कि रियासत मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हैं और पाकिस्तान मुखालिफ और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो वो प्रोपेगेंडा करते रहे, आखिर पाकिस्तान आर्मी ने जो एक्शन लिया वो इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ लिया, चूँकि दोनों एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो बाकी इस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो इस किस्म की चीज़ को, यानी रियासत मुखालिफ दुश्मन तराजी को अपनी आज़ादी राय समझते हैं, उनके लिए भी बड़ा अहम पैगाम है? वकार साहब। जी, आई थिंक इसमें एक सिग्निफिकेंट चीज पे मैं रोशनी डालना जी चाहूंगा, प्लीज। वो है हाउ कम जो सेडिशन है या बगावत है स्टेट के अगेंस्ट कितना इजी हो चुका है अभी। पहले लेट्स से अगर किसी ने प्लान करना होता था एक तो, और इसमें आई थिंक अदालतों के लिए भी एक आई वुड से कि एक फैक्टर है जिसको देखना चाहिए कि आपने लेट्स से आप पिंडी साजिश ले लें या अगरतला हम्म। साजिश, देयर इज अ फिजिकल प्रेजेंस प्लानर्स की है, फिर आपने एक ग्रुप को इकट्ठा किया और ग्रुप फिजिकली जाके कोशिश करता है जो भी हम्म। अगर असॉल्ट करता है स्टेट पे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि ट्रंप के जो हवारी थे उन्होंने किया कैपिटल हिल पे, और अभी 4 हम्म। चार्जेस ट्रंप पे हैं। ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर, हम्म। और लेकिन ही लेकिन वाज ट्रायल यूजिंग चलता सोशल है, मीडिया। अदम अदम मौजूदगी पे भी चलता है, बिल्कुल। तो ये अच्छा, व्हाई इट हैज बिकम मोर डेंजरस देन आई वुड से अ ग्रुप ऑफ पीपल जो फिजिकली पुराने जमाने की आपकी ट्रेडिशनल हम्म। कॉन्स्पिरेसी होती थी। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया की आप रीच और पावर देखें। आप 9th मई का ले लें हम्म। कि उसमें एक शख्स जो है 7-8 घंटे लाइव आता है, हम्म। उसमें वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है, इंसाइट करता है वायलेंस को। अच्छा, लेट्स से आदिल राजा खुद होता पिंडी में, मैं मिसाल देता हूँ, हम्म। और ये जीएचक्यू पे लेके जाता, तो ही कुड इन्फ्लुएंस लेट्स से 50-60 लोगों को। लेकिन ठीक थ्रू है। सोशल मीडिया आप मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करवा रहे हैं, आपकी प्रेजेंस है वहां पे, आप उसको हम्म। आप एड्रेसेस बता रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स के घरों के। और जितने भी आई थिंक लाहौर में हुआ वहां पे इसकी रनिंग कमेटी चल रही थी, क्योंकि लोग पूछते हैं जी कि ये तो एब्सेंशिया में है तो फिर सोशल मीडिया तो ऐसी चीज नहीं है। बट बेसिकली लुक एट द पावर ऑफ दिस टूल, दैट्स व्हाई सोशल वेपनाइजिंग ऑफ मीडिया, सोशल एग्जैक्टली, मीडिया इज द स्टेट वेपनाइजिंग द इज वेरी सोशल क्लियर। मीडिया, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ये लॉ में भी अभी इस चीज को देखना चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअली इट इज मोर डेंजरस देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। तो एक तो आई हम्म। थिंक ये आ गया। दूसरा जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक तो ये कि इनके डायरेक्ट लिंकेजेस नजर आए, आपने कॉल्स वगैरह देखी। अभी रिसर्च एनालिसिस विंग को अपने डीजी को या डीडीजीज को नहीं भेजता, उनके डायरेक्टर्स को हम्म। बेसिकली दे हैव फ्रंटमैन, तो 4 लेयर में काम करता है। यू जी। हैव अ प्रोफेसर, यू हैव अ बिजनेसमैन, फिर मीडिया वाला है, और आगे फिर एक बंदा है जो डील करता है। हम्म। तो उन लोगों की कॉल्स भी आई, पकड़ी गई, तो इसका मतलब कनाइवंस है। तीसरी चीज मेनली है कि कौन रेजोनेट करता था किसको। क्या भारत का एक जो एक भोंडा सा जो लेट्स से नैरेटिव होता है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको ये लोग करते थे और इनका उठा के मैं देवर द ब्लू आइड ऑफ इंडियन मीडिया फॉर लास्ट 1 ईयर। हम्म। क्या वजह है कि दुश्मन जो है आप कितनी पजीराई करता है, तो इसका मतलब एक कनेक्शन है। फिर 8-8 घंटे आप बैठ के, मैं इनसे पूछता हूँ दोनों से कि यार तुम लोग करते क्या हो कमाने के लिए, आपकी फैमिलीज हम्म। वहां पे हैं, बड़ा मुश्किल है वेस्ट में सर्वाइव करना। जी तो बिल्कुल। अगर तो इसका मतलब समबडी इज फीडिंग देम, तो उनको फीडिंग डॉलर्स दैम। आ रहे हैं। और हम्म। जी उसकी भी चीजें आई थिंक अभी सामने आएंगी। सो ऑल टोल्ड इस चीज को एक सॉफ्ट तरीके से लेना कि जी एब्सेंशिया में ट्रायल, जिस तरह अभी कोशिश हो रही है, जिस तरह सैयद अली साहब कह रहे हैं, आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट और स्टेट इस पे अपना दे विल पुट देयर फुट डाउन और एक्स्ट्राडाइट अगर कराना चाहे, डिस्पाइट के कई जगहों पे हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं है, ठीक लेकिन कुछ नहीं वायदे है। जरूर हैं यहाँ पे हम्म। इतने बड़ा। एंड आई कंसिडर दिस क्राइम टू बी मोर देन अ मर्डर और बेसिकली थेफ्ट या डकैती, बिकॉज इसके अंदर आप मॉब को लेके जा रहे हैं और इसके अंदर आप टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। सिस्टम को या मिलिट्री की सिस्टम। जी।
हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अभी हाल ही में बरतानिया के दौरे पे थे और इस भगोड़े आदिल राजा का प्रोपेगेंडा ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, बल्कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को, जहनों को भी इसने जहर आलूद किया। और वहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जिस किस्म की कंपेन्स चल रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, तो कितना अहम है। आखिर रियासत ने, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कानून के मुताबिक अपने ही साबिक फौजी पर आहनी वार किया, और वो भी कानून के मुताबिक। इससे आप समझते हैं कि इनके ऊपर यकीनी तौर पे इनके प्रोपेगेंडे का तोड़ होगा, ये डिस्करेज होंगे। कमर चीमा साहब, जिस तरह से मोहम्मद अली साहब बात करते थे कि मीडिया और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, मैं समझता हूँ कि ये जो फौज ने जो एक्शन लिया है, एक लीगल तरीके से लोगों को ये पैगाम दिया गया है कि कौन जो पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सोसाइटल सिक्योरिटी, दरारें डालना चाहता है मुआशरे के अंदर। ये जी एक जारी बात है, आज की वॉरफेयर का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी, बरतानिया और कनाडा की हुकूमतों को भी सेंसिटाइज करें, जी और अपनी पॉपुलेशन और बहुत जो लोग बैठे हैं वो भी सेंसिटाइज हो जाएंगे। और वो इस तरह, ये लोग बाइक बैठ के पैसे मांगते हैं, चंदा मांगते हैं और कहते हैं हमें सपोर्ट करें, पैसा दिया जाए। अच्छा, जो लोग पैसा मिलता है तो उस पैसे के जरिए अपनी एक्टिविटीज करते हैं, पता नहीं कारोबार करते हैं या क्या अकाउंटेबिलिटी है। जी तो हम तो हाल में मतीन साहब एफएटीएफ में रहे हैं, तो ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड तो बड़े अच्छे से एफएटीएफ को समझती है। तो हमें इस तरह के केसेस को भी उठाना चाहिए कि बरतानिया और कनाडा और उन मुल्कों में जहां पे होस्टाइल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, जो पैसा दुनिया से इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी और पाकिस्तान की जो 65% यूथ है उसकी होप को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम कोई किसी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये जो हमारे जो लीगल इश्यूज को देखते हैं, वो इन मसलों को देखें। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना है जिस जुबान में वो समझते हैं। सो मैं समझता हूं कि वो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। कुछ तो है, हम ट्रीटीज करें, अगर हमारी पार्लियामेंट जब आती है तो उसको हम वहां पे कानून साजी करने की जरूरत है। सो मैं समझता हूँ कि डिफरेंट एवेन्यूज, जो इंटरनेशनल लॉ की जो एवेन्यूज हैं, उनको अनर्थ किया जाए और समझा जाए कि इन लोगों तक हम कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इनको वापस लाया जाए और बरतानिया और कनाडा को बताया जाए जहां पे ये बैठे हैं कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये 240 मिलियन लोगों के अंदर फूट और दरार डालने की कोशिश है और वो लोग वहां बैठे हुए हैं। सो आप वार सिर्फ गोली से नहीं कर सकते, आप वार सिर्फ बम और बंदूक से नहीं कर सकते। ये जो मुआशरे के अंदर तकसीम और फौज के अंदर दरार डालने की जो और कोशिश कर एक रहे हैं, और उनको हेजानी पता है कैफियत, कि बिल्कुल। पाकिस्तान की फौज ने कितनी जाने दी और मिलके दहशतगर्दों से लड़े हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। आई थिंक द कैनेडियंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू सेंड बैक दीस पीपल, क्योंकि तो ये हम पाकिस्तान, इसको अफोर्ड बिल्कुल। नहीं कर जी, सकते यहाँ पे कोई ब्रेक बाहर लेनी है, बिल्कुल। अगर हालात जी, खराब करे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और इस अहम तरीन मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं दोबारा। और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आप बड़े तवील अरसे से कौमी सलामती के इशूज़, बैन अल-अक़वामी मामलात, इनके ऊपर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आखिर क्या वजह थी, क्या इशूज़ थे, क्या इनकी खुद जिस तरह वकार साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि इनकी तो जनरेशन की जनरेशन्स पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक थी, आखिर क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के दुश्मन बन गए? और कमर चीमा साहब ने भी रोशनी डाली और वकार साहब ने भी, इनके इंडिया के लिंक्स भी सामने थे। लेकिन क्या पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एजेंडा था? इंडिया के लिंक्स तो आदिल राजा के साथ थे ही थे, लेकिन बहुत इंतहा पे चले जाना, अपने वतन की मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपनी कौम से मोहब्बत, ये तमाम तर चीज़ों तो इनके दिलों से निकल चुकी थी और एक ख़ास एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे। आखिर वो एजेंडा था क्या? क्या अल्टीमेटली ये हासिल करना चाहते थे? देखिए, इनके कई मकासद थे और ये कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। इसका नफ्सियात से भी ताल्लुक है। इनके कैरियर में जो कुछ मसाइल पैदा हुए जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा सके, वो वाला पहलू, तो मोरल पहलू भी है, प्रोफेशनल पहलू भी है, लीगल पहलू भी है, फाइनेंशियल पहलू भी है, पॉलिटिकल एम्बिशंस भी है, तमाम वजूहात हैं। लेकिन क्विकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, अब ब्रिगेड साहब आपको बेहतर बता सकते हैं कि एक अफसर अगर काबिल भी है, मेहनती भी है, सिंसियर भी है,
तो फौज एक मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। मैं जानता हूँ बहुत करीब से इस इदारे और उसकी सोच और मिजाज और कल्चर को। हमारे यहाँ बहुत से नॉन और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं वो 4 स्टार लेवल तक आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस तक पहुंचे हैं। तो ये बड़ी मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक सिविलियन एनालिस्ट के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। जी, उसमें तो जनरल एक इशफाक शख्स परवेज जो है, कियानी साहब जो हैं उनका खास तौर पे जी जिक्र जी के जी, और एग्जैक्टली। भी लोग हैं। तो मतलब आप देखें कि इसमें एक शख्स जो है वो बदले लोग के लैक ऑफ परफॉर्मेंस कमिटमेंट की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की वजह से कप्तान या मेजर रिटायर हो जाता है और उसके बाद फिर वो बहुत सालों तक बाहर मुकीम रहता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आता है और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होता है जिसमें उस पर चार्जेस हैं। और कई एफआईआर दर्ज हैं कई थानों में कई लोगों की अराजी के ऊपर कब्जा नाजायज कब्जे के हवाले से। तो वो अपनी शोहरत और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करता है अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए। फिर उसके बाद वो समझता है कि एक सियासी बयानिया जो बन रहा था फौज के खिलाफ और उसका अपना जो ग्रीवेंस है या कंसर्न है या वो भी उसमें मिल जाता है और वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना नफरत आमेज बयानिए को मुल्क के अंदर और फौज के अंदर फैलाने का सबब बनता है। फिर जब उसको ये लगता है कि कानून का दायरा उसके तंग हो रहा है तो वो बैरून मुल्क फरार हो जाता है और वहां से वो ये समझता है कि उस एजेंडे को वो आगे बढ़ाता है और फिर उस लेवल पे मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसको एक अपॉर्चुनिटी और एक एसेट के तौर पे देखती हैं और फिर उसको एडवाइस गाइड फैसिलिटेट और सपोर्ट करना शुरू करती हैं और फिर वो उस लेवल पे आ जाता है कि बैनुल अक़वामी सतह पे वो पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हसास तरीन मामलात को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बैरूनी ताकतों का एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल बन जाता है। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आपसे ख़ास तौर पर मैं ये पूछूंगा, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं अगरचे के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत इन दोनों को सज़ा सुनाई गई, आदिल लाजा और हैदर मेहदी को। कुछ ये बताइए कि मतलब ये इनको तो जो सज़ाएं सुनाई गई इनकी गैर हाज़िरी में सुनाई गई, लेकिन कानून का एक पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया गया और इनको अदालत में पेश होने के लिए भी 30 दिन का बाकायदा वक्त दिया गया, नोटिस भिजवाए गए जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए दोनों ममालिक में पहुँचे, इन्होंने रिसीव भी किए। अब क्या ये सज़ा आगे चैलेंज भी हो सकती है? इनकी ज़ाहिरी बात है इनको इनका वकील सफाई भी दिया गया होगा, तो उसके ज़रिए क्या ये अदालत क्या ये सज़ाएं जो हैं आगे हायर कोर्ट्स में चैलेंज हो सकती हैं या ये सज़ा हतमी है? नहीं, आई थिंक इसमें इवन ड्यूरिंग फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल यू आर अलाउड कि आप काउंसिल हायर कर सकते हैं। अभी वो अगर प्रेसिडेंट नहीं थे उनकी अपनी जवाबदीद है, पर अदरवाइज पूरा हक दिया जाता है। एंड देन देयर इज अ सिस्टम विद इन द मिलिट्री जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपील जाती है, देन यू हैव हाई कोर्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट हो चुका है। इवन अगर आपने देखा है कि इवन जो इंडियन लेट्स से कुलभूषण यादव था, उसको भी एक सिस्टम के तहत ही सारी अपील का हक हासिल था। सो एक आई थिंक गड लीडरशिप का भी, जो आपने कहा कि इतनी फैमिली से इनका ताल्लुक है, जो मिलिट्री की बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स जो हैं या उनके चचा कजन जो हैं बड़ी अच्छी पोस्टों पे, उन्होंने बड़ा सर्व किया, वॉर्स में भी सर्व किया। क्यों हुआ है? सो आई वुड से कि इसमें गड लीडरशिप का भी और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का फिर रोल आ जाता है कि अपना एक्टिविस्ट जो है या अपना जो कार्डर है ऑन ग्राउंड उसको कैसे ग्रूम करना है। अगर आपने एक इस पे हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, मेरी मिसेज ने भी पीटीआई पे था, बेसिकली राइम्स ऑफ हेट, कि अगर आप कंसिस्टेंटली ये राइम करते हैं और हाइम्स ऑफ हेट और उसको रेजोनेट करते रहते हैं तो एक स्टेज पे इसकी मिसालें हैं लाइक रील कमीशन इन अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के अगेंस्ट, और 6 महीने में टर्न कर दी थी पब्लिक ओपिनियन। तो ये टेक्निकली पॉसिबल है। कैम्ब्रिज एनालिटिका है जी। पूरा ब्रेक्जिट लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने क्यों किया, अभी वो परेशान है। तो ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रोल आता है कि लीडरशिप इस रास्ते पे ना डाले। डेफिनेटली आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स करें, लेकिन डोंट हेटेड की जब आप एक कैंपेन चलाते हैं टाइम स्टार्ट्स अफेक्टिंग। तो आई थिंक ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आई थिंक जरूरी है कि डिस्कस किए जाएं कि क्यों ये हुआ, बिल्कुल रोल है। जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, पहले भी ब्रीफली इस नुक्ते को हाईलाइट किया गया, क्या वैसे इंटरनेशनली ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं पाकिस्तान के पास? अगरचे कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, तो कुछ ये समझाइए हमारे देखने वालों को कि ये
अब इनको कैसे कानून के कटहरे तक लाया जाएगा, यानी पाकिस्तान लाके ये बाकायदा तौर पर निशाने इबरत बने? मतीन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस तरह की एवोल्यूशन हो रहा है इश्यूज का और हालात जिस तरह के डेवलप हो रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होनी चाहिए और इस हवाले से कानून साजी आनी चाहिए और हमें पूरी दुनिया से ये बात करनी चाहिए। हम देखें, हमारी इन ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जी पॉलिटिकल ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और हमने इनके साथ दहशतगर्दी की जंग में बड़ा कोऑपरेट किया है। जी हमने किस लिए कोऑपरेट किया था कि हम चाहते थे कि हमारे मुल्क सेफ रहें, हमारी कम्युनिटी सेफ रहें। अगर पाकिस्तान ऐसी कम्युनिटी सेफ नहीं है और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा के साथ मिलके इनकी कम्युनिटीज को सेव करने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या हमें क्या मिला उस चीज में? सो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए कि ये जो सोसाइटियल सिक्योरिटी है, ये सिर्फ इसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमी से नहीं है या इसका ताल्लुक सिर्फ इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है। ऐसे चैलेंजेस जो हमारे मुआशरे में उठ रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल इंडिया देख लें, आपको पता है इंडिया ने बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, वेबसाइट्स बंद कर दी। उन्होंने कहा जी हमें खतरा है, ये हमारे मुल्क के अंदर ये डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान को हम, क्योंकि वो जो ये बेसिकली सारी चीजें पाकिस्तान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क बदलता जा रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं, पहले वाली चीजें नहीं रही, मुआशरे को नए नए चैलेंज, जैसे हम देखें आईटी के हवाले से या साइबर क्राइम के हवाले से हमें बड़े सारी कानून साजियां करनी पड़ी। तो मुझे लगता है इस डोमेन को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना चाहिए। तो जो हमारी फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, सेनेट की, नेशनल असेंबली की, इनके अंदर ये बहस होनी चाहिए कि ये हमारे मुआशरे को, पार्लियामेंट का जारी बात है जब ये इलेक्शन होते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई जारी बात है, अदारा सारी सिचुएशन को वॉच कर रहा है, तो बाद में ये रिकमेंडेशंस या डिस्कशंस करवाई जाएं ताकि हम इन लोगों तक, इन मुल्कों तक, इनकी हुकूमतों तक पहुंचे और बाज़ाब्ता सिर्फ ये तौर पे, नहीं और कि बाज़ाब्ता तौर पे फॉर द कार्रवाई सेक हो ऑफ सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम हर चीज अलाउ कर दें। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हमें इसको डिस्कस करना करना होगा। चाहिए और मेरा ख्याल है रास्ता निकलेगा जी इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क और बायलैटरली भी। जी, यहाँ पर लेते हैं एक वक्फा, और इस वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन सफारती कामयाबी हुई है यूनेस्को की वाइस चेयरमैनशिप हासिल करने में, और सफारती सतह पे भारत को बड़ी शिकस्त दी गई है। लेकिन हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इंतहाई अहम खबर का तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, और आसिम इफ्तिखार साहब, बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान यूनेस्को का वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ है। और इसमें जो अहम बात यह है कि इस सफारती सतह पे भारत को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को 38 वोट मिले जबकि भारत को महज 18 वोट्स मिले। अगर हम देखें तो इंटरनेशनली बड़ी बड़ी अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बड़ी सख्त लॉबिंग होती है, चाहे वो आलमी इदारा सेहत हो, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो। तो ये पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। तो ज़रा मुख्तसरन बताइए कि किस तरीके से फ़्रांस में जाके आपने लॉबिंग की और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ऑनर आपने फाइनली यू गॉट इट बाय डिफीटिंग इंडिया। आसिम इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मदीन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने सही फरमाया कि ये एक बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए। पहले तो ये कि यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें हम वाइस चेयर मुंतखब हुए हैं। ये एशिया पैसिफिक, हर रीजन की तरफ से एक वाइस चेयर होता है और एशिया पैसिफिक की तरफ से वाइस चेयर के लिए 2 कैंडिडेट थे, एक भारत था और एक पाकिस्तान। और मैं सबसे पहले तो तमाम जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ रीजन से है, ना सिर्फ एशिया से बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप। अच्छा, ये वोट सारी दुनिया से आया? ये वोट सिर्फ एशिया पैसिफिक से नहीं है? नहीं, वेरी गुड। ये बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर 58 मेंबर्स हैं और 6 रीजनल ग्रुप्स हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ये इतने ज्यादा वोट मिले बल्कि तमाम रीजन से हमें वोट मिले हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है
वो डबल से भी ज्यादा है। हमें 38 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 58 जी, और इंडिया को 18 मिले हैं। जी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, ये आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है? और यूनेस्को जो है, यूनेस्को आप देखें, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन, और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उन थीम्स और उन इश्यूज़ पे जिस पे ये कमीशन कायम है यूनेस्को की, पाकिस्तान में हेरिटेज की प्रिजर्वेशन, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से बड़ा अहम रोल है। और एशिया पैसिफिक में वाइस चेयर पे पाकिस्तान का आना बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान की एम्बेसी का सारा स्टाफ और हमारा दफ्तर ख्वाजा, उसके लिए बहुत बड़ा उनकी कामयाबी है, उनकी एफर्ट का ये समर है कि जो इतने मुश्किल चैलेंजेस और नामुसाइद हालात और वसाइल की कमी के बावजूद मल्टीलैटरल फोरम्स पे हमारे लिए इतनी सपोर्ट और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ ये इस बात का भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी पाकिस्तान की लीडरशिप और कॉम्पिटेंस और सिंसियरिटी पे एक एतमाद और ट्रस्ट का भी सबूत है कि वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की सलाहियतों को, पाकिस्तान के खुलूस को, पाकिस्तान की एबिलिटी के वो सबको साथ लेके चल सके, आलमी बरादरी के जो कॉमन कंसर्न्स हैं उनका बेहतर अंदाज में उनकी तर्जुमानी और दिफा कर सके और उन मफादात को इन तमाम क्रिटिकल डोमेन्स में प्रमोट कर सके। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बड़ी कामयाबी भी है और एक अहम अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके जरिए से हम अपने कौमी मफादात, इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जो बहुत क्रिटिकल फील्ड हैं इस दौर में भी और आने वाले दौर के हवाले से, और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी का जो केस है उसको भी मजीद बिल्ड कर सकते हैं इन फोरम से। कल मैं एक अहम नशिस्त में था जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने उसी मौके पे एक यूएन का एक वफ्द मौजूद था जिसमें ये बात भी की गई कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसका भी एक मुनसिफाना, लॉफुल, एथिकल जो एक्सेस है वो तमाम अक़वाम आलम का राइट होना चाहिए और उसको एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत प्रोटेक्ट और प्रमोट भी करना चाहिए। जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, कितनी अहम कामयाबी पाकिस्तान के लिए, और आइंदा इस हवाले से पाकिस्तान को अपनी क्या सफारती हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे हैं, बैनुल अक़वामी अदारे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को इन इलेक्शंस में ना सिर्फ खड़ा होना चाहिए बल्कि उसमें कामयाबी भी हासिल करनी चाहिए? देखिए मतीन साहब, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, पूरी दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस हवाले से जो हमारे इस वक्त हमारे कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। हमें तो चाहिए, हमें तो बिल्कुल एक अपने मुल्क की डायरेक्शन बदलनी है और बताना है कि हम कल्चरली कितने रिच हैं। और ये 2 साल के लिए पाकिस्तान को ये चेयर मिली है, वाइस चेयर आया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपने जो अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज जो हैं, उसको इंटरनेशनली डिस्प्ले भी करे, बताए भी, और एट द सेम टाइम हम जो हमारा इमेज है दुनिया में वो हम यूनाइटेड नेशंस के इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताएं कि हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री और सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज हैं और जो आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो हर चीज को क्लेम कर रहा होता है, जो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, और वो हर चीज को कहते हैं जी हमारे तो सेंचुरीज पुराने ताल्लुकात हैं और सेंचुरीज पुराने रिलेशंस हैं। तो हमें, और वो प्री पार्टीशन चीजों को क्लेम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे फोरम्स के जरिए एक तो पाकिस्तानी पब्लिक, यूनिवर्सिटीज, एकेडेमिया, मीडिया, बिल्कुल उनको सेंसिटाइज करना है, मीडिया के जरिए भी, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का वो इमेज जाना चाहिए जो एक ट्रू इमेज है। और ये जो हमारे बारे में है कि जी यहाँ पे तो सिर्फ दहशतगर्दी होती है, वाकयात है, अफगानिस्तान है, हमें अपनी ये जो हमें जिस अंदाज से, जिस लेंस से देखा जाता है, ये एक अच्छा मौका मिला है कि दुनिया के सामने अपना लेंस बदल सके। जी आसिम साहब, लास्ट 1 मिनट, पाकिस्तान एंड यूनेस्को लिंकेज, किस तरीके से हम इस बड़े प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, इतने रिच कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करने के लिए? जी बिल्कुल, ये हम एक तो मैं पहले ये बताता चलूं कि ये वाइस चेयर तो अभी हम कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें बने हैं। हम इससे कुछ दिन पहले 15 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान इलेक्ट हुआ और सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। यूनेस्को के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, हम अरसे से एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी मेंबर रहे हैं और उसकी दूसरी बॉडीज के भी मेंबर रहे हैं। और जो बेसिक इसके फील्ड्स हैं, एजुकेशन, साइंस
और कल्चर उसकी प्रमोशन के लिए हम काम करते रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में, क्योंकि मैंने दोनों डॉक्टर साहबान की बात सुनी और बिल्कुल अच्छा उन्होंने पस मंजर पेश किया, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का इस वक्त ये इस तरीके से मुंतखब होना वाइस चेयर के लिए और इंडिया को इतने कन्विंसिंग तरीके से इसको हराना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा ख्याल है कि अरसा दराज से कोई 1-to-1 पाकिस्तान और इंडिया का इस तरह यूएन के अंदर वोट नहीं हुआ, और ये काफी अरसे के बाद ये ऐसा वोट हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया 2 कैंडिडेट थे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसकी वजह ये है कि जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, वसाइल की कमी के बावजूद हम कोऑपरेशन पर बिलीव करते हैं, हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं, एक सिंसियर और कमिटेड और ओपन फ्रैंक डायलॉग और कंसेंसस बिल्डिंग पे यकीन करते हैं, और हमारे लिए ये तमाम ममालिक बराबर हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो मैं इस नुक्ता नज़र से ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है, इसमें जो हमें तमाम दूसरे ममालिक ने जो सपोर्ट किया, आई थिंक दे अपहेल्ड आवर कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म and open and transparent approach to the UN system। जी, बहुत शुक्रिया आसिम इफ्तिखार साहब, उसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आप तीनों हजरात का, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।